हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एंजाइम पार्ट 2। इससे पहले हमने एंजाइम पार्ट 1 में काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, उसका भी ओवरव्यू हम लेकर चलेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस होगा इस पार्ट 2 में वो होगा एंजाइम काइनेटिक्स में, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंजाइम्स का। ठीक है, इसको आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैनल पे कवर कर चुके हैं, आप चाहें तो उनमें से कुछ देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने कल बात करी थी कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो कि लिविंग सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। प्रोटीन नेचर होता है, कॉलोइडल होते हैं, थर्मोलेबल करेक्टर होता है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और स्पेसिफिक एक्शन होता है इनका। बायो कैटलिस्ट कौन होते हैं? बायो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो कम टाइम में हो जाती है, बट उसके प्रोडक्ट को ऑल्टर नहीं करते, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को ऑल्टर नहीं करते। हमने बात करी थी कि हम 3 बातों पे बात करेंगे। सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट होता है जो एंजाइम से बाइंड करता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये अनस्टेबल होता है, फिर जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो प्रोडक्ट इससे रिलीज़ हो जाता है, और एंजाइम क्या होता है, फिर से वैकेंट हो जाता है और दोबारा से रीयूज़ हो जाता है। हमने हिस्ट्री देखी थी कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे एंजाइम की डिस्कवरी हुई। फिर हमने नॉमेनक्लेचर पे बात करी थी कि पहले एंजाइम को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। एक थे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो सेल के अंदर फंक्शनल और होते हैं और सिंथेसाइज होते हैं। एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो कि बाहर सिंथेसाइज होते हैं। फिर हमने ये बात करी थी कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री होता है उन्होंने क्या करा कि एंजाइम कमीशन को अपॉइंट करा 1961 में। इन्होंने क्या करा, एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। फिर हमने ये देखा था कि जो एंजाइम का नेचर कैसा होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती, मतलब प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो जो एंजाइम होता है, हमने ये भी देखा था कि जो एंजाइम होता है उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। ये जो फंक्शनल यूनिट होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक प्रोटीन पार्ट से मिलकर बनती है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बनती है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम्स कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम को एंजाइम कहते हैं या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। को एंजाइम हम तब कहते हैं जब ये नॉन प्रोटीन पार्ट से लूजली बाइंड हो, लेकिन अगर यही पार्ट टाइटली बाइंड होता है कोवेलेंटली तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। याद रखना, कई बार ये दोनों वर्ड इंटरचेंज होकर भी यूज़ करते हैं साइंटिस्ट। फिर हमने जाना था कि मोनोमेरिक एंजाइम क्या होते हैं, जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनते हैं। ओलिगोमेरिक वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनते हैं। और एक होता है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा मतलब केमिकल्स हो, एक से ज़्यादा एंजाइम होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं और अपनी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर इनमें से एक भी एंजाइम चला गया तो वो अपनी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर हमने देखा था कैसे कैसे जो फैक्टर्स होते हैं वो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लिंक बनाते चले। अगर आपका लिंक बनता चला गया, जिसने वो लेक्चर नहीं भी देखा तो भी उसका कोई लॉस नहीं है। ठीक है, और देखा है तो उसका और पक्का हो गया होगा, उसका भी लॉस नहीं है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, यहाँ से एंजाइम काइनेटिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एंजाइम काइनेटिक्स की शुरुआत कैसे होती है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। सबसे पहले हमने बात करी थी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो होता है, जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंजाइम की वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो रिएक्शन परफॉर्म होगी, इसलिए ये लीनियर स्लोप आता है। ठीक है, क्यों, जैसे जैसे यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे एंजाइम का स्लोप बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। फिर हमने बात करी थी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट की अगर अब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है उसमें जो कर्व होता है वो हाइपरबोलिक होता है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का है। ऐसा क्यों है,
है ना। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है उस टाइम पर जैसे जैसे सबस्ट्रेट की थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना। जब कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कम है तब वेलोसिटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, यानी कि बी पार्ट में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो चेंज होती जाती है। यहाँ पर ये चेंज हो रही है, ये ऐसे बढ़ रहा है बट ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। फिर जो सी पॉइंट आता है यहाँ पर ऐसी फेज़ आ जाता है जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और जो वेलोसिटी है वो एकदम चेंज हो जाती है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो बढ़ती जाती है लेकिन वेलोसिटी नहीं इंक्रीज़ होती, इसके आगे वेलोसिटी नहीं जाएगी और ये वी मैक्स पर पहुँच जाएगा। ठीक है, इससे हमने निकाला कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। इसके बाद हमने बात करी काइनेटिक्स की। अब यहाँ पर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या करा, काइनेटिक्स घुसेड़ी। कैसे कि जो एंजाइम हमने बात करी स्टार्टिंग में, जो एंजाइम होता है और जो सबस्ट्रेट होता है जब वो एक दूसरे से बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता है। फिर इससे क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम दोबारा से रिलीज हो जाता है। ये हमने बात करी। तो इसमें काइनेटिक्स कहाँ से आई? अब साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस ने क्या करा, उन्होंने इसकी वेलोसिटी मेजर, वेलोसिटी यानी कि स्पीड को मेज़र करने के लिए क्या करा कि उन्होंने कि किस स्पीड से एंजाइम काम करता है। नॉर्मली अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बने, है ना, तो ये काफ़ी घंटों में होता है, काफ़ी घंटों में। अगर इसी पे एंजाइम आ जाए और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता है ना। तो किस स्पीड से होता है ये निकालने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, ये साइंटिस्ट ने निकालने के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी। इन्होंने कहा कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से एक अनस्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो किस वेलोसिटी से बन रहा है, वो k1 वेलोसिटी से बन रहा है, इन्होंने मान लिया। अब इसी से प्रोडक्ट बना है तो वो k3 वेलोसिटी से बन रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है तो क्या होता है, इससे प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, कई बार रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग हो जाते हैं। तो ये किस वेलोसिटी से हो रहे हैं, ये k2 से हो रहे हैं। तो इस पे इन्होंने एक कांस्टेंट निकाला जिसको इन्होंने कहा km कांस्टेंट, दैट इज़ माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ ब्रिगर्स एंड हेल्डेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है एंजाइम सबस्ट्रेट का, जब ये एंजाइम या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर एंजाइम या सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी को उन्होंने प्लस कर दिया और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वेलोसिटी को इन्होंने उससे डिवाइड कर दिया। तो एक वैल्यू निकल कर आई km। अब इन्होंने इसको थोड़ा और ज़्यादा क्लासीफाई करने के लिए क्या करा कि साइंटिस्ट ने क्या करा कि इसकी वैल्यू को और ज़्यादा निकालने के लिए थोड़ा इसको एलेबोरेट करा। कैसे? एक वेलोसिटी निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, दैट इज़ वी मैक्स, जो मेजर्ड वेलोसिटी है ना। वी क्या है, मेजर्ड वेलोसिटी, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको मल्टीप्लाई करा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से और डिवाइड कर दिया इस km, ये जो यहाँ पर km इन्होंने निकाला था इससे इन्होंने डिवाइड कर दिया प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। तो इस तरीके से इन्होंने मेजर्ड वेलोसिटी की वैल्यू मतलब मैथमेटिकली निकाली। फिर इन्होंने अब इसको हम कैसे निकालें, हम मेजर्ड वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी। इस इक्वेशन को इन्होंने सॉल्व करने के लिए क्या करा कि इन्होंने एज्यूम कर लिया कि जो मेजर्ड वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ वी मैक्स है। जो भी वेलोसिटी हमने मेज़र करी उसको इन्होंने एज्यूम करा कि वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी आधी है ना। मान लीजिए, है ना, ये वी मैक्स है तो इसकी आधी जो है हाफ वी मैक्स, ये हमारी मेजर्ड वेलोसिटी है, इन्होंने ये एज्यूम करा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको इस इक्वेशन में फिट कर दिया, हाफ वी मैक्स को इन्होंने इस इक्वेशन में फिट कर दिया और इन्होंने किसकी वैल्यू निकाली, km की। ये जो हमारा माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है इन्होंने ये निकाला कि ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इक्वल है। कब? जब मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ है, हाफ ऑफ वी मैक्स है। ठीक है,
तो इन्होंने ये डिफाइन करा कि Km वो वैल्यू होती है ना, वो सबस्ट्रेट कंसेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या निकल कर आया है, जब हाफ Vmax रखा मेजर्ड वेलोसिटी के इक्वल, तो इसको इक्वल करा तो जो Km था वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आया। तो इन्होंने माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट यानी कि Km को डिफाइन करा कि ये वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जब हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब इस टाइम पर जब Km सबस्ट्रेट के इक्वल होगा, उस टाइम पर जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 50% जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड कर चुके होंगे, है ना। यानी कि 100 मॉलिक्यूल हैं अगर एंजाइम के, तो उसमें से 50 मॉलिक्यूल एंजाइम के 50 सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके होंगे। तो इन्होंने इसको इस तरीके से फिर डिफाइन करा। यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है, और M क्या है, माइकलिस है। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या बोलते हैं, माइकलिस कांस्टेंट या फिर माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो इन्होंने ये वैल्यू निकाली। अब इसको मैं एक और बार आपको थ्योरेटिकली बताऊं तो Km क्या होता है, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है जिस पे हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की। ठीक है, ये इंडिकेट करती है कि जो हाफ ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स यानी कि 50% जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड कर चुके हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, है ना। तब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, Km वैल्यू के, यानी कि माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के इक्वल होगी, जब आधे एंजाइम्स बाइंड कर चुके होंगे सबस्ट्रेट से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, Km इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या होता है कि अब फिर एक रिलेशन इन्होंने ये भी बताया कि अगर ये वाला Km वैल्यू कम होगी, यानी कि कम एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे, तो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ज़्यादा जो सबस्ट्रेट होगा वो बाइंड करेगा, अगर ज़्यादा Km वैल्यू होगी तो जो एफिनिटी होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट की वो कम होगी। ठीक है, ये इन्होंने रिलेशन निकाला। बट ये बात लाइनवीवर और बर्ग को हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो Vmax अपने आप एज्यूम कर लिया वो थोड़ा तरीके का नहीं है। इन्होंने ये वाली Vmax वाली ये वाली जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको चेंज करा और अपना एक प्लॉट निकाला। तो Km वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए और सबस्ट्रेट सैचुरेशन कर्व देने के लिए इन्होंने कहा कि जो Vmax है वो माइकलिस मेंटेन ने तरीके से नहीं अप्रोच करा। तो इन्होंने क्या करा, इस रिएक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे कि Vmax इज इक्वल टू Vmax इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था। तो इन्होंने इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया। तो इससे एक रिलेशन आया, दैट इज़ 1 बाय मेजर्ड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू 1 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस 1 ऑफ Vmax। इस रिलेशन से इन्होंने प्लॉट दिया। इसको हम कहते हैं लाइनवीवर बर्ग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने 11th 9th 10th में मैथ्स पढ़ी उनको ये पता होगा कि ये एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, नहीं वो एक्स एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस होता है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। जब इस तरफ जाता है तो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, जब इस तरफ जाता है तो डायरेक्शन नेगेटिव होती है, जब ऊपर की तरफ जाता है तो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, जब नीचे की तरफ जाता है तो डायरेक्शन नेगेटिव होती है ना। वाई प्लॉट एक्स प्लॉट, है ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब ये समझ में आया। तो इन्होंने ये प्लॉट निकाला जिस पर जो Km है वो किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो Vmax जो होता है वो बढ़ता जाएगा। ये समझ में आ गया। इस रिएक्शन से इन्होंने ये जो इन्होंने यहाँ पर वैल्यू निकाली इससे इन्होंने प्लॉट दिया, और ये किसके इक्वल था, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। इस प्लॉट के इक्वल था, इसलिए इन्होंने इसका रेसिप्रोकल करा था और इससे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करी। अब फिर हमने बात करी थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा उसके बाद एंजाइम की वेलोसिटी गिरती जाएगी। आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। बॉडी में थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है।
लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो सारे हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर पे एंजाइम पहुंच जाता है, एंजाइम वेलोसिटी पहुंच जाती है, उसके बाद टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो एंजाइम जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो थर्मोलिबेल कैरेक्टर के होते हैं, बहुत ज़्यादा भी टेम्परेचर इन पर बर्दाश्त नहीं होता। फिर हमने बात करी थी पीएच की, तो पीएच का भी वही होता है, जब ऑप्टिमल पीएच पे पहुंच जाता है तो उसके बाद कंसंट्रेशन गिरने लगती है। तो सेम बेल शेप्ड कर्व यहाँ पर भी होगा, जैसे जैसे पीएच कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम पीएच पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद एंजाइम के जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी गिरती जाएगी। ठीक है। फिर हमने बात करी थी इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तब भी जो एंजाइम की वेलोसिटी है वो गिरती है। क्योंकि अब प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो क्यों बनाए प्रोडक्ट एंजाइम ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जो एंजाइम होता है वो कम, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तो एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक्टिवेटर्स का इफेक्ट हमने जाना था कि बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको मतलब एक्टिवेटर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की ज़रूरत होती है। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करा गया। अब ये जो एक्टिवेटर्स हैं इनके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स, जो कि जब मेटल टाइटली बाइंड नहीं होता है एंजाइम से तो इनको मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम कहते हैं। एक होते हैं मेटलो एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि टाइटली बाइंड होते हैं बट एक्सचेंज नहीं करते। मेटल जब ज़्यादा टाइट से बाइंड ना हो एंजाइम के तो उनको मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम कहते हैं। रिएक्शन के बाद मेटल अलग हो जाता है। एग्जाम्पल की हमने बात करी थी इनोलेज, एटीपीएस, ये क्या होते हैं, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं। मेटलो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो टाइटली बाइंड करके रखते हैं एंजाइम के साथ और रिएक्शन होने के बाद भी उसको छोड़ते नहीं हैं। एग्जाम्पल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये सब वो एंजाइम होते हैं जो टाइटली बाइंड होते हैं। ये वो मेटल्स होते हैं जो टाइटली बाइंड करते हैं एंजाइम से। इसके बाद हमने टाइम की बात करी थी। ऑप्टिमल पीएच हो, टेम्परेचर हो तो जो रिएक्शन होती है वो कम टाइम लेती है ना। एंजाइम कम टाइम लेता है रिएक्शन को कवर करने में, एंजाइम वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन अगर ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं होती तो यही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अब एक्टिव साइट क्या होती है, मैंने बताया था एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है ना। अब हम आते हैं एंजाइम इनहिबिशन पे, जो हमने रोक दिया था, कल हमने नहीं पढ़ा था। ये यहाँ पर भी एंजाइम काइनेटिक्स यूज़ होगी, इसीलिए मैंने आपको एंजाइम काइनेटिक्स पहले पढ़ाई, जो कि हम कल बात कर चुके हैं। एंजाइम काइनेटिक्स का इनहिबिशन पे क्या रोल होता है, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, इनहिबिटर कौन होते हैं। तो जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम से बाइंड कर दे जाते हैं और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होने देते। ये इनहिबिटर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नेचर के भी हो सकते हैं। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। कौन कौन से, एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, एक होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर, एक होते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे स्टार्टिंग में हम बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन की। क्या होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। द इनहिबिटर बाइंड, जब इनहिबिटर बाइंड करता है नॉन कोवेलेंटली, एंजाइम से कोवेलेंटली बाइंड नहीं करता, और जो एंजाइम इनहिबिशन होता है वो रिजर्व होता है। अगर इनहिबिटर को रिमूव कर दिया जाए तब जो एंजाइम होता है वो प्रोडक्ट बना देगा, अगर इनहिबिटर को लगा दिया जाए तो एंजाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। बस इनहिबिटर को रिमूव करना होता है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन, ऐसे समझिए। एंजाइम है ना, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम क्या बना, प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने लगा दिया इनहिबिटर और रिएक्शन रुक गई। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने इनहिबिटर लगा दिया, लेकिन अगर हम इस इनहिबिटर को हटा दें, ये इनहिबिटर हट जाए तो ये रिएक्शन दोबारा से आगे की तरफ चल पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन। जब इनहिबिटर रिमूव कर देते हैं तो रिएक्शन अपने आप बढ़ जाती है। इस रिवर्सिबल इनहिबिशन को 3 पार्ट में
क्लासीफाई करा गया है, सब डिवीज़न करा गया है इसका। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाम ही बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं बाइंड करने के लिए एंजाइम से। तो यहाँ पर एंजाइम के लिए दोनों पक्ष लड़ाई करते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या हो गया, मान लो कि हमारा कश्मीर हो गया, है ना नहीं छोड़ो, एंजाइम जो होता है उसके लिए कंपटीशन करते हैं। तो कौन कौन, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, और कंपटीशन में जो जीतता है उसकी विजय होती है। अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया एंजाइम से तो रिएक्शन जो होगी उससे प्रोडक्ट बना लेगी। लेकिन अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया एंजाइम से सबस्ट्रेट को हटाकर तो क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगी। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि जो एंजाइम होता है, रिएक्शन हमारी कैसे होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलती है। अगर यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड कर गया या तो इस वाली जगह पे या फिर यहाँ पर भी आके बाइंड कर सकता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है सबस्ट्रेट की साइड से। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वहाँ पे एक ही साइड के लिए लड़ाई होती है कि हम तो यहीं पे बाइंड करेंगे, बट यहाँ पर इनहिबिशन के लिए अलग से न्योता होता है कि आप पीछे से भी आ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट पे भी बाइंड कर सकता है या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे भी इनहिबिटर बाइंड कर सकता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है और बहुत कम कॉमन है। इस केस में क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो बाइंड नहीं करता एंजाइम से। यहाँ पर जो इनहिबिटर होता है वो सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करता है, इसी से बाइंड करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होने देता। तो ये अनकॉम्पिटिटिव, यहाँ तो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे भी कंपटीशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो सवाल ही हट गया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे बाइंड कर लेता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की शक्ल और एंजाइम की शक्ल, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं बाइंड करने के लिए। अगर इनहिबिटर बाइंड, एक मिनट, अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया एंजाइम से तो जो रिएक्शन होगी वो नहीं हो पाएगी, है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसको काइनेटिक्स के हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, अरे हाँ, जो एंजाइम है सबस्ट्रेट है, इसमें एंजाइम पे जाके इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया एंजाइम से तो एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस केस में Km क्या होता है, जो माइकलिस कांस्टेंट है वो इंक्रीज़ होता है। ये जो Km है जो नॉर्मली यहाँ पे है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जो Vmax होता है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता। जब पहले भी रिएक्शन हो रही थी तब भी Vmax इसी पॉइंट पे था, अभी भी Vmax इसी पॉइंट पर है। लेकिन जो Km है वो पहले यहाँ पर था और अब यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आता है। लाइन वीवर प्लॉट के हिसाब से जो Km है वो बढ़ जाता है, यहाँ पर बढ़ गया, और जो Vmax है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के इनहिबिशन की, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और इनहिबिशन बाइंडिंग साइट ये दोनों अलग अलग होती है। इसीलिए एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं, यहाँ पर जो एंजाइम जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट से अलग, एंजाइम से बाइंड करता है या फिर इनके कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर जाता है, ठीक है। और क्या बना देता है, या तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा या एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो सबस्ट्रेट होता है उसकी साइट अलग है और ये जो एंजाइम है ये इसकी साइट अलग है। अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया इससे तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर इनहिबिटर यहाँ पर बाइंड नहीं करा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब काइनेटिक्स क्या कहती है, काइनेटिक्स ये कहती है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें जो Km वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। यहाँ देखिए Km वैल्यू एक ही है।
जो Km वैल्यू है एक ही है, चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो Vmax है वो कम हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। दोनों तरफ वही बात है, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और जो Km है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। एक तीसरे टाइप का कॉम्पिटिशन हमने बात करी जिसको हम बोलते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन होने का सवाल ही नहीं है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर ही जाकर ये इनहिबिटर बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रोक देता है। ठीक है, यहाँ पर Km और Vmax दोनों डिक्रीज़ होते हैं, है ना। जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो दोनों डिक्रीज़ होते हैं इस केस में। एक और इनहिबिशन का टाइप आता है जिसको हम एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं। यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट का यूज़ होता है। ये भी थोड़ा मतलब है ना नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंड प्रोडक्ट इसको इसलिए बोला क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाता है, जब प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो क्या करता है, ये जाके एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड कर जाता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मत बनाओ, तो रोक देता है ना। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोक देता है, इसलिए हम इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ये हम बात कर चुके हैं कॉम्पिटिटिव कैसा होता है इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव कैसा होता है। एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जब जाकर उस पर सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस होती है। दूसरे में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में एंजाइम की साइट और जो सब इनहिबिटर की साइट वो दोनों अलग अलग होती है, इसी को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल। उस रिएक्शन में क्या हो रहा था, अगर हम इनहिबिटर को हटा दे रहे थे या रिमूव हो जा रहा था तो रिएक्शन आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस टाइप की रिएक्शन जो इनहिबिशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, यहाँ पर सवाल नहीं उठता, दोबारा से रिएक्शन पहले जैसे नहीं। अगर एक बार रिएक्शन रुक गई तो वो दोबारा कभी एंजाइम वर्क नहीं करेगा। ये जो इनहिबिटर होता है वो बाइंड करता है एंजाइम से और उस एंजाइम को हमेशा के लिए इनएक्टिवेट कर देता है, और ये इरिवर्सिबल होती है, दोबारा से वो एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाता। इस टाइप के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो यूजुअली टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। एग्जांपल के लिए आयोडो एसीटेट। आयोडो एसीटेट जो है एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है एंजाइम का, जैसे कि पैपेन और ग्लिसरल्डिहाइड पे अगर बाइंड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज पे अगर बाइंड कर जाए तो इसको हमेशा के लिए इनएक्टिवेट कर देता है। आयोडो एसीटेट कंबाइन करता है सल्फा हाइड्रल ग्रुप से एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट पे, और उसको हमेशा के लिए इनएक्टिव कर देता है। तो याद रखना है, जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है इसमें एंजाइम हमेशा के लिए इनएक्टिवेट हो जाता है, दोबारा से कभी वो यूज़ नहीं हो पाता। ये डिफरेंस होता है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन की बात हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी। जब मैंने आपको एंजाइम की डेफिनेशन बताई थी, यहाँ देखिए, जब हमने बात करी थी एंजाइम की डेफिनेशन पे तो हमने बात करी थी जो एंजाइम होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन पर। तो ये स्पेसिफिसिटी आती कहाँ से है एंजाइम में, हमने बात करी कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन पे जब हम कैटालिसिस में इनकी बात करते हैं। तो ये स्पेसिफिसिटी इनको किस वजह से मिलती है उस पर अब हम बात करेंगे। अब एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होती है, एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, हमने अभी बात करी। अगर हम केमिकल, जैसे अगर हम लैब में कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उनके एक्शन पे भी हम थोड़ा शक कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम के एक्शन पे हम कभी शक नहीं कर सकते, वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। यही रीज़न है कि हमारी बॉडी में बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं, हज़ारों तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, इनके स्पेसिफिक नेचर की वजह से 3 टाइप के स्पेसिफिसिटी को अब तक रिकॉग्नाइज करा गया है। एक होती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो आइसोमर्स आपने सुना होगा। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन सिर्फ इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। दूसरे होते हैं रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। तो एक एक करके बात करते हैं। एक चीज़ जो स्पेसिफिसिटी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एक्टिव साइट की, एंजाइम की एक्टिव साइट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी स्पेसिफिक होता है।
अगर हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, इसको हम ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो एंजाइम होते हैं वो एक्ट करते हैं सिर्फ एक आइसोमर पे। अगर एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज की बात करें तो वो सिर्फ एल अमाइनो एसिड पे ही एक्ट करेगा, और जबकि डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज सिर्फ डी अमाइनो एसिड पर ही एक्ट करेगा, इनके दूसरे आइसोमर पे एक्ट नहीं करेगा। हेक्सोकाइनेज सिर्फ डी हेक्सोज पे, ग्लूकोकाइनेज सिर्फ डी ग्लूकोज पे, अमाइलेज सिर्फ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे, और सेलुलेज सिर्फ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर ही एक्ट करेगा। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा होता है रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? एक ही सबस्ट्रेट जब डिफरेंट काइंड की रिएक्शन करता है तो उसमें अलग अलग जो एंजाइम होते हैं वो जाके बाइंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। मतलब अगर एक अमाइनो एसिड जब ट्रांस अमाइनेशन कर रहा होगा तो उस टाइम पर दूसरा एंजाइम लगेगा, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के टाइम पर दूसरा एंजाइम, और डीकार्बोक्सिलेशन के टाइम पर तीसरा एंजाइम, रेसिमाइजेशन के टाइम पर चौथा एंजाइम। तो जब अगर डीकार्बोक्सिलेशन वाला एंजाइम आकर अमाइनो एसिड से जुड़ा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है। समझ में आया? अब इसके बाद होती है तीसरे टाइप की स्पेसिफिसिटी जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है ये है ना वेरी करती है एंजाइम टू एंजाइम। तो तीन तरीके की होती है। एक को हम एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये जब एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट, मतलब पूरी तरीके से स्पेसिफिक है सबस्ट्रेट के लिए, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। यानी कि जब एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट पर जाके बाइंड करता है, एग्जांपल ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज पे एक्ट करता है और सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बनाता है। यूरिएज सिर्फ यूरिया को क्लीव करता है और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, यानी कि ये दूसरे किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट ही नहीं करेंगे। एक होता है रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मतलब जब एंजाइम मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर सबस्ट्रेट्स पर एक्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इन सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है ना, इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो क्या होता है CONH। तो जैसे कि ये बॉन्ड सब जिन जिन पे मिलेगा वहाँ पर ये एंजाइम एक्ट कर जाएंगी, तो इनको हम बोलते हैं रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। एक तीसरा होता है ब्रॉड स्पेसिफिसिटी। जब ज़्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ होती हैं सबस्ट्रेट में तब वो एंजाइम एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट पे एक्ट कर जाता है। इसको हम थोड़ा ब्रॉड हो गया ना, यानी कि एक से ज़्यादा पे एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ब्रॉड स्पेसिफिसिटी कहते हैं। जैसे कि हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज पे एक्ट करता है लेकिन हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज पे, फ्रक्टोज पे, मैनोज पे, ग्लूकोसामाइन है ना, इन सब पे एक्ट करता है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेसिफिसिटी, ब्रॉड स्पेसिफिक एंजाइम हो गया। ठीक है। तो ये तीन टाइप की स्पेसिफिसिटी होती है। एक होती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, एक होती है रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, एक होती है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। फिर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी भी तीन टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, यानी कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट करेगा। एक होती है रिलेटिव सबस्ट्रेट, यानी कि सिमिलर अगर स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर वो एक्ट कर जाएगा। तीसरी होती है ब्रॉड स्पेसिफिसिटी। ब्रॉड स्पेसिफिसिटी क्या होती है? जब एंजाइम क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट्स पर एक्ट करे उसको हम ब्रॉड स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा? काफ़ी बढ़ रहा है लेक्चर, कोएंजाइम और बताऊंगी बस, है ना, बट आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे जिसने एंजाइम बिल्कुल नहीं पढ़ा। और अगर ना क्लियर हुए हों तो आप मैसेज में बता देना। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? हमने पहले भी ये इस पे बात करी है कि जो एंजाइम होते हैं उनकी एक फंक्शनल यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। जो होलो एंजाइम होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक मिनट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोएंजाइम कहते हैं या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कोएंजाइम हम तब कहते हैं जब वो लूजली बाइंड होते हैं। तो क्या होते हैं कोएंजाइम्स? ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट डायलाइजेबल सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम के साथ एसोसिएट होते हैं, इसलिए हम इनको कोएंजाइम, यानी कि एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है इसलिए इनको हम कोएंजाइम कहते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नहीं होते, ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है और
डाइलाइजेबल मतलब सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम इनको, और किससे एसोसिएटेड होते हैं, एंजाइम से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। कोएंजाइम जो होते हैं इनको हम सेकंड सबस्ट्रेट भी कहते हैं, और ये किससे मिलकर बनते हैं, है। जो कोएंजाइम होते हैं इनको सेकंड सबस्ट्रेट भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि है ना ये मतलब ये भी जो एंजाइम इनका भी ऑल्ट्रेशन होता है, जैसे जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो वो ऑल्टर कर जाता है, उसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वैसे ही कोएंजाइम जब एंजाइम से बाइंड करते हैं तो इनमें भी ऑल्ट्रेशन होता है, बाद में दोबारा से ये रीजनरेट हो जाते हैं। दूसरा, कोएंजाइम जो होते हैं वो विटामिन से मिलकर, क्योंकि नॉन प्रोटीन तो होगा नहीं, तो विटामिन से भी मिलकर बन सकते हैं या नॉन विटामिन से भी मिलकर बनते हैं। जब विटामिन से मिलकर बनते हैं तो ज़्यादातर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं वो कोएंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं, कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। दूसरे होते हैं नॉन विटामिन कॉम्प्लेक्स या नॉन विटामिन कोएंजाइम्स, जैसे कि ये वो कोएंजाइम होते हैं जो विटामिन के डेरिवेटिव नहीं होते, है ना, और इनका कोई रिलेशन नहीं होता विटामिन से, तब भी ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एटीपी, सीटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन डाइफॉस्फेट, है ना, यूरिडिन डाइफॉस्फेट, ये सारे वो कोएंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर विटामिन डेरिवेटिव्स नहीं होते, लेकिन तब भी ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। तीसरे होते हैं न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम। न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स जिनके अंदर नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ये सब हो, जैसे कि निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइफॉस्फेट, एफएमएन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये सारे कौन से होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम होते हैं। ये वो कोएंजाइम होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म। अब हम बात करेंगे मैकेनिज़्म पे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे। थैंक यू। मैकेनिज़्म रह गया है, मैकेनिज़्म के बाद फिर हम इसके मॉडल्स भी पढ़ेंगे, है ना, मॉडल्स कौन कौन से, लॉकेन की थ्योरी पढ़ेंगे, इंड्यूस फिट थ्योरी भी पढ़ेंगे, सबस्ट्रेट स्टेन थ्योरी भी पढ़ेंगे, फिर हम इनका मैकेनिज़्म भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे यार।